आज हम उस एक पल की चीर फाड़ करने वाले हैं जिससे शायद हम सब गुजरे हैं। वो पल जब लगता है कि बस अब सब खत्म, जिसे रॉक बॉटम कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इस एहसास को समझने के लिए हमारे पास आर के सक्सेस माइंडसेट की एक कहानी है जिसका टाइटल है असफलता से यूपीएससी एआर तक अनसुनी कहानी। अच्छा। ये कहानी विवेक नाम के एक यूपीएससी एस्पिरेंट की है, लेकिन हम सिर्फ कहानी नहीं सुनाएंगे। नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब कोई इंसान टूटने की कगार पर होता है तो उसके दिमाग में चल क्या रहा होता है, और क्या क्या वाकई कोई मुलाकात, कुछ शब्द किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। ये सवाल बहुत ज़रूरी है क्योंकि अक्सर ऐसी कहानियों को हम सिर्फ प्रेरणा के तौर पर देखते हैं, लेकिन इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो नहीं समझते। सही बात है। हम आज यही करेंगे। हम इस कहानी को एक केस स्टडी की तरह देखेंगे और समझेंगे कि निराशा के उस चक्र को तोड़ने के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें एक शहर के सबसे पुराने बस स्टैंड पर ले जाती है। शाम के 7 बजे हैं। विवेक नाम का एक लड़का एक अंधेरे कोने में बैठा है और उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, क्या मैं सच में हार गया? और ये उसकी चौथी असफलता थी। चौथी। यहाँ रुकते हैं। ये सिर्फ एक असफलता का दुख नहीं है। 4 प्रयास का मतलब है सालों की मेहनत, सामाजिक दबाव और खुद से की गई उम्मीदें। बिल्कुल, खुद से की गई उम्मीदों का टूटना। मनोविज्ञान में इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस या सीखी हुई लाचारी की स्थिति से जोड़ा जा सकता है। अच्छा। जब किसी को बार बार नाकामी मिलती है तो उसका दिमाग ये मानने लगता है कि वो कुछ भी कर ले, नतीजा नहीं बदलेगा। तो विवेक उस निराशा के एक लूप में फंस चुका था। हाँ, कि मैं हारा हुआ हूँ, मेरी किस्मत खराब है, शायद मुझ में ही कोई कमी है। और कहानी में यह भी बताया गया है कि घर वाले ताने मार रहे थे, दोस्त आगे बढ़ चुके थे, वो मतलब पूरी तरह से अकेला महसूस कर रहा था। हाँ। तो वो उस बस स्टैंड पर बैठा इसी सोच के चक्र में फंसा हुआ था। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा किरदार आता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता। कोई प्रोफेसर या मोटिवेशनल गुरु नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग सफाई कर्मचारी। वो विवेक के पास आकर कहते हैं, बेटा यहाँ मत बैठ, ये जगह गंदी है। ये बहुत दिलचस्प मोड़ है ना? और विवेक का जवाब देखिए। वो कहता है, अंकल, मैं गंदगी से भागने वालों में से नहीं हूँ, बस जिंदगी ने थका दिया है। इस जवाब में गहरी उदासी है। हाँ, एक तरह का सरेंडर है। लेकिन उस बुजुर्ग का जवाब विवेक की सोच पर पहला हथौड़ा मारता है। वो कहते हैं, थकान को हार समझ लेना सबसे बड़ी गलती है। ये सुनने में एक साधारण वाक्य लगता है, लेकिन ये इतना असरदार क्यों हुआ? क्यों किसी बड़े विद्वान की बात नहीं, बल्कि एक सफाई कर्मचारी के शब्द विवेक को हिला गए? यहाँ एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है, जिसे पैटर्न इंटरप्ट कहते हैं। पैटर्न इंटरप्ट? हाँ, जैसा मैंने कहा, विवेक निराशा के एक पैटर्न या लूप में था। उसका दिमाग एक ही ढर्रे पर सोच रहा था। राइट। उस बुजुर्ग की सीधी, सरल और अप्रत्याशित बात ने उस लूप को अचानक तोड़ दिया। अच्छा। जब हमारा दिमाग एक ही तरह की नकारात्मक सोच में डूबा होता है तो बाहर से आया एक अलग दृष्टिकोण, खासकर किसी ऐसे व्यक्ति से जिसकी हम उम्मीद नहीं करते, हमारे न्यूरल पाथवे को एक तरह से रीसेट कर सकता है। तो ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये विवेक के लिए एक न्यूरोलॉजिकल शॉक जैसा था। मतलब उस व्यक्ति का सामाजिक कद भी एक वजह बना कि ये ज्ञान किसी किताब से नहीं बल्कि जिंदगी के अनुभव से आ रहा है। बिल्कुल। अगर यही बात कोई मोटिवेशनल स्पीकर कहता तो शायद विवेक उसे नजरअंदाज कर देता, ये सोचकर कि या तो उनका काम ही है बोलना। सही बात है। लेकिन जब एक सफाई कर्मचारी जो समाज की नजरों में शायद छोटा काम कर रहा है, जीवन का इतना बड़ा सच बोलता है, तो उसकी प्रामाणिकता कई गुना बढ़ जाती है। वो अपनी मिसाल देते हैं। हाँ, कि वो रोज 12 घंटे सफाई करते हैं। लोग उनसे बचकर निकलते हैं, पर वो खुद को छोटा नहीं समझते। ये एक जीवित उदाहरण था उसके सामने। और फिर वो एक लाइन कहते हैं जो शायद कहानी का सार है, काम छोटा हो सकता है पर इंसान कभी छोटा नहीं होता। उन्होंने विवेक से कहा, मेरे पास तो पढ़ने का मौका नहीं था, पर तुम्हारे पास है। तुम गिर सकते हो पर रुक नहीं सकते। ये शब्द, ये विवेक के लिए एक चिंगारी की तरह काम करते हैं। और यहाँ हम सीधे सीधे मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक के माइंडसेट सिद्धांत से जुड़ते हैं। अच्छा, माइंडसेट। हाँ, विवेक उस वक्त एक फिक्स्ड माइंडसेट में था। मैं 4 बार फेल हो गया, मतलब मुझ में काबिलियत ही नहीं है, मेरी क्षमता सीमित है। राइट। उस बुजुर्ग ने अनजाने में ही उसे एक ग्रोथ माइंडसेट का बीज दिया कि तुम गिर सकते हो पर रुक नहीं सकते। बिल्कुल, जिसका मतलब है कि तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी मेहनत से बढ़ सकती है। ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात नहीं है, ये एक सिद्ध मनोवैज्ञानिक बदलाव की नींव है।
जहां इंसान अपनी क्षमताओं को एक विकास की प्रक्रिया के तौर पर देखने लगता है। एग्जैक्टली। तो उसे एक मुलाकात ने विवेक की पूरी सोच को बदल दिया। कहानी बताती है कि वो घर लौटा, लेकिन एक नए इंसान के तौर पर। अगले ही दिन से उसने एक नया अनुशासित रूटीन बनाया। स्रोत में इसका ब्यौरा है: 6 घंटे बिना रुके पढ़ाई, 2 घंटे रिवीजन और 1 घंटे अपनी गलतियों का एनालिसिस। हाँ, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई नकारात्मकता नहीं, बस एक ही लक्ष्य था, यूपीएससी 2026। और ये कहानी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सिर्फ प्रेरित होना वो काफी नहीं होता। नहीं। प्रेरणा एक चिंगारी की तरह होती है, लेकिन अगर उसे लकड़ियों पर न डाला जाए तो वो बुझ जाती है। विवेक ने ठीक यही किया। उसने उस प्रेरणा को एक ठोस कार्य योजना, एक सिस्टम में बदल दिया। बिल्कुल। उसने अपनी भावनाओं को नहीं, बल्कि अपने एक्शन को कंट्रोल करना शुरू किया। सफलता के लिए ये सबसे जरूरी कदम है, एक पल के मोटिवेशन को एक रोज की आदत में बदलना। और नतीजा हम सबको पता है। 1 साल बाद जब रिजल्ट आया तो विवेक शर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 87 हासिल की थी। 87? घर में जश्न का माहौल था। लेकिन यहां कहानी का सबसे खूबसूरत और मार्मिक हिस्सा आता है। सफल होने के बाद, एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद, विवेक सबसे पहले कहां गया? मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। वो उसी बस स्टैंड पर, उसी कोने में गया। उसने उन बुजुर्ग सफाई कर्मचारी को ढूंढा, उन्हें सैल्यूट किया और कहा, अंकल, आपने सिर्फ बस स्टैंड की सफाई नहीं की, मेरे सपनों पर जमी धूल भी साफ कर दी। ये कृतज्ञता का भाव है। ये दिखाता है कि सफलता ने उसे अहंकारी नहीं बनाया, बल्कि उसे अपनी जड़ों से और मजबूती से जोड़ दिया। और उस बुजुर्ग का अंतिम वाक्य भी बहुत गहरा है। बेटा, याद रखना, अधूरी जीत भी पूरी बन सकती है अगर इंसान हार मानने से इनकार कर दे। यहाँ कहानी खत्म होती है, लेकिन एक जरूरी सवाल भी खड़ा करती है। क्या सवाल? हाँ, ये कृतज्ञता और सफलता की कहानी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमें एक और बात पर भी सोचना चाहिए। वो क्या? क्या होता अगर विवेक सफल नहीं होता? हमारी संस्कृति अक्सर सफलता के बाद के विनम्रता को सराहती है, लेकिन असफल लोगों के संघर्ष को अक्सर नजरअंदाज कर देती है। सही बात है। ये कहानी जीत का जश्न मनाती है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हमें ये भी पूछना चाहिए कि हम उन लाखों विवेक का समर्थन कैसे करें जो AIR 87 नहीं ला पाते। क्या समाज के पास उनके लिए कोई पैटर्न इंटरप्ट है? ये एक बहुत जरूरी और मुश्किल सवाल है। ये कहानी हमें एक हीरो देती है, लेकिन असल जिंदगी में लाखों लोग उसी संघर्ष से गुजरते हैं और शायद सफल नहीं हो पाते। तो अगर हम इस कहानी से मिले सबक को सिर्फ यूपीएससी तक सीमित ना रखें, तो हमारे श्रोताओं के लिए मुख्य टेकअवेज क्या होंगे? मेरे हिसाब से 3 मुख्य बातें हैं। ओके। पहली, पैटर्न इंटरप्ट का महत्व। एक पैटर्न इंटरप्ट की तलाश करनी चाहिए। ये कोई नई किताब पढ़ना हो सकता है, या किसी ऐसे दोस्त से बात करना जिससे आप सालों से नहीं मिले, या बस अपनी दिनचर्या को पूरी तरह बदल देना। बिल्कुल, कुछ भी जो आपके दिमाग को उस गिवोंठे मतलब उस आदत वाले रास्ते से हटा सके। दूसरा शायद माइंडसेट से जुड़ा होगा। बिल्कुल। दूसरा है ग्रोथ माइंडसेट को अपनाना। ये समझना कि असफलता हमारी पहचान नहीं है, बल्कि एक जानकारी है, एक डेटा पॉइंट। हाँ, एक डेटा पॉइंट है जो बताता है कि क्या काम नहीं कर रहा है। अपनी काबिलियत को एक पत्थर के लकीर न मानकर एक बगीचे की तरह देखना, जिसे मेहनत और सही तकनीक से विकसित किया जा सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी, प्रेरणा को एक सिस्टम में बदलना। अच्छा। मोटिवेशनल वीडियो या कहानियां कुछ देर के लिए अच्छा महसूस करा सकती हैं, लेकिन असल बदलाव तब आता है जब हम उस भावना को रोज की छोटी छोटी आदतों में ढालते हैं। विवेक की 6-2-1 की रणनीति इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, एक्शन ही भावनाओं को बदलता है, सिर्फ भावनाएं एक्शन को नहीं बदलती। तो एक बस स्टैंड के अंधेरे कोने से शुरू हुई ये कहानी हमें यूपीएससी की रैंक लिस्ट तक ही नहीं, बल्कि इंसानी मनोविज्ञान की गहराइयों तक ले गई। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे गहरी निराशा के क्षणों में ही उम्मीद की सबसे चमकदार किरण छिपी होती है। बस शर्त यह है कि हम उसे देखने के लिए तैयार हों। और यह कहानी एक विचार के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी विवेक की तरह महसूस करते हैं, जहां लगता है सब कुछ खत्म हो गया है। बिल्कुल। सोचने वाली बात यह है कि हमारे जीवन में वो बुजुर्ग सफाई कर्मचारी कौन या क्या हो सकता है? क्या वो कोई इंसान है, कोई किताब है, कोई अनुभव, या शायद हमारे अंदर की ही एक दबी हुई आवाज? और सबसे बड़ा सवाल,
जब वो अप्रत्याशित आवाज हमें हमारे बनाए हुए निराशा के चक्र से बाहर निकालने के लिए पुकारती है, तो क्या हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं?